गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? क्लास 10th के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। आपके अभी आज 2 तारीख हो गई है, 28 दिन बचे हैं मैथ्स के एग्जाम के आगे। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस और फर्स्ट चैप्टर मैंने करवा दिया है, आज सेकंड चैप्टर आपको कराऊंगा और उसमें वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद में भी आपको जो क्वेश्चन बच गए हैं वो भी आपको करने हैं, बट इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करने हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आनी है। बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि अब तो 30 दिन 28 दिन बचे हैं, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसके मामले में एक बात बताता हूं आपको कि यदि हिम्मत हार लोगे तो आपको 28 दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, वहीं बैठे रहोगे। और यदि आपने ये सोच लिया कि मैं कर सकता हूं, आप पे खुद पे बिलीव होगा तो आप कर पाओगे, गारंटी है मेरी। तो पानी से अब मैं आपको एक छोटा सा शेर सुनाऊंगा, उसमें आपको पूरा ध्यान लगाना है कि ईश्वर ने क्या सुना है। पानी से पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब तैरना नहीं आता। मृत्यु तब होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां समस्या कभी नहीं बनती। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। तो हमें तो निपटना आता है, मैं आपके साथ हूं। तो आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी जिस जो समस्या बन जाएगी, आपको निपटना नहीं आएगा। मैं आपके साथ हूं और 30 दिन तक आपके साथ रहूंगा। और अब हम ज्यादा बात नहीं करके स्टार्ट करते हैं। और मैंने जो क्वेश्चन बोले थे वो क्वेश्चन कराऊंगा। 3 क्वेश्चन है 2.1 के, 2.1 के। ये आरबीएसई और सीबीएसई दोनों में है। जो अब चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, सेकंड चैप्टर दोनों आरबीएसई और सीबीएसई दोनों में है सिलेबस में। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन ये बताया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे 6Q+1 और 6Q+3 और 6Q+5 रूप का, ऐसे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, उनके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके ये आएगा यूक्लिड विभाजन से। विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना, ये पक्का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर या 2 नंबर कितने में भी आ सकता है। और कौन से क्वेश्चन उठाएंगे आपको मैं बता देता हूं। एक तो 210 और 55, ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और उसके बाद में एक है 420 और 130। उसके बाद में 196 और क्वेश्चन नंबर 3, 196 और 38,220। ऐसे क्वेश्चन इनको कैसे करेंगे, ये 3 एग्जाम्पल बताऊंगा मैं और 3 में हो जाएगा आपका। जैसे आपको पहला पहला लिखते हैं, पहला इसको यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, 210 और 55 का एचसीएफ, बस इतना लिखो। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें यह देखना है कि पहला स्टेप आपका होगा वो कैसे होगा। आपको यह देखना है 255, 210 और 55, इसमें देखना बड़ी संख्या कौन सी है, 210 है। तो 210 को यहां लिखो और 210 में आपको रफली वर्क करना है। 210 में 55 का भाग देके लेना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। वैसे देखे तो 55 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 55 तियां 5 थे, देखो यहाँ 5 है और यहाँ 21 है, 4 बार जा सकता है। तो 55 को 4 बार गुणा करके देखो, 520, 220 ज्यादा हो जाता है तो 3 बार जाएगा। तो 3 बार कितना हो जाएगा, 165। 5 3 15 से लगी 1 5 3 15 165 हो गया। कितनी बार भाग गया, 3 बार, यहां 3 बार लिखा। भाजक, भाजक कितना है, 55 है। भाजक ये एक सेंसफुल पर में होती है। भाज्य ये जो जिस भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस सेंसफुल, यूक्लिड विभाजन इसमें चलेगी। तो भाज्य कितना था, 210, भाजक कितना है 55 और भागफल कितना है, कितनी बार भाग गया है, 3 बार, तो 3 का 3 लिखा। अब सेंसफुल कितना घटा देंगे इसमें से 5 और ये हो गए 20, 20 में से 16 गए 4, 45। सेंसफुल कितना आ गया, +45। जब तक आपका उत्तर यदि सेंसफुल 0 नहीं आता है तब तक आपको ये प्रक्रिया चालू रखनी है। ये पहला स्टेप हो गया, प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण में क्या करोगे, अब आपको जब तक सेंसफुल नहीं आता है तो इस संख्या को आपको क्या बनाना है, भाजक बनाना है, भाज्य बनाना है। तो ये 55 लिखा है और किसका भाग देना है, सेंसफुल का भाग देना है। 55 में 45 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो भाज्य कितना है, भाजक कितना है, 45 है, 45 का भाग दे रहे हैं, कितनी बार गया, 1 बार। और शेषफल कितना बचा, 10, शेषफल 10 हो गया। अब नेक्स्ट तीसरी स्टेप क्या होगी, हम अभी शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 आ जाए वहीं आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगी। तो आपका एचसीएफ अब नया भाज्य कौन सा हो गया, 45 हो गया। 45 में हम किसका भाग देंगे, इस शेषफल का भाग देंगे। तो 45 में आपको पता है कि 4 बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 45 में 10 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ नया भाज्य क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितनी बार गया भाग, 4 बार। और शेषफल कितना है, 5।
अभी भी आपका शेषफल शून्य नहीं आया, तो नया भाज्य क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाग किसका दे रहे हैं, 5 का, तो नया भाज्य क्या हो गया, भाज्य कितना हो गया, 5। भाग कितनी बार गया, 2 बार, और शेषफल क्या आ गया, 0। शेषफल 0 आ गया। तो ये अब देखो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ ये 5 आना था, तो एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया, 5। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। अंडरस्टैंड। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सेम का सेम है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू। क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी। यहाँ आर्टिफिशियल क्वेश्चन नहीं है, जो है हकीकत सामने आपके, लाइट जा सकती है ग्रामीण क्षेत्र भी। उसके बाद में हम ऐसे कुछ क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल में भी है और आपकी एक्सरसाइज में भी है, ऐसे क्वेश्चन है जिनको भी करेंगे, और उनका एक ही तरीका है। तो आप इन जो संख्या दी गई है उनको लिखो, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। अपरिमेय दी है, आपको परिमेय लिखनी है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, तथा ए व बी इसके दो पूर्णांक है, जो मैं पिछले क्वेश्चन में लाइन नहीं लिखी, तथा ए व बी इसके पूर्णांक है, जहां Q नॉट इक्वल 0, Q नॉट इक्वल 0। अब आपको क्या करना है, 7√5 जो संख्या परिमेय दे रखी है उसको आप किस में लिखते हो, a बटा बी रूप में लिख सकते हो, अरे p बटा q रूप में या a बटा बी रूप में लिख सकते हो, तभी वो परिमेय संख्या होगी। इसके बटा में आप ऐसे गुणा कर लो। अब आपको क्या करना है, देखो यहां देखो, आपको √5 का पता है, √5 का आपको पता है कि परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें पता है। तो क्यों ना इसका समीकरण का वर्ग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। √5 का 5, a का a, और ये 7, देखो तीसरा गुणा करके देखो, 7b होता है, तो ये क्या हो गया, 7b। √5 a बटा 7b, a बटा 7b का मतलब क्या हुआ, √5 को हम a बटा 7b के रूप में लिख रहे हैं, a बटा b का मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं। यहां इसका ये LHS है, ये RHS है। RHS बता रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटा q रूप में आ रही है। बट हम जानते हैं कि √5 क्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं होती। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो इसलिए यदि जॉइंट में 7√5 दे रखी है, 7√5 है, गुणा में यदि कोई संख्या परिमेय संख्या के कोई भी संख्या से गुणा कर दो, परिमेय संख्या को कोई भी संख्या से गुणा कर दो, ऐड कर दो, कुछ भी कर दो, वो क्या रहेगी, अपरिमेय ही रहेगी। तो आप क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि यहां a बटा 7b एक परिमेय संख्या है। क्यों है भी a बटा 7b परिमेय संख्या, क्योंकि p बटा q रूप में, क्योंकि a बटा b कह सकते हो, या फिर आप p बटा q रूप में, p बटा q रूप में होती है, वो क्या होती है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहां a बटा 7b ये RHS है, वो दाहिना भाग है, वो क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटा q रूप में। तो इसका मतलब इसके इक्वल वाला भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो यहां ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं √5 को हम ये प्रूव कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये परिमेय है, तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि ये अपरिमेय है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 7√5 क्या हो जाएगी। इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो गया है। यहाँ दोनों बातें सही नहीं है, ये बात कह रहे थे तो ये गलत हो रही है, ये कह रहे थे तो ये गलत है, लेकिन इसको तो हम प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये भी क्या हो गई, a बटा b रूप में लिखा जा रहा है, बट ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। 7√5 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। 7√5 क्या होगी, ठीक है, हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, और अतः ये परिणाम विरोधाभासी है। अतः ये तथ्य गलत है, ये परिणाम विरोधाभासी है, विरोध हो रहा है, दोनों तरफ विरोधाभासी है। अतः 7√5
एक अप्रिमेय संख्या। अब 7√5, उसके बाद में 3√2, फिर से लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है विजिबल हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है। 3√2, तो 3√2 में कैसे करेंगे, 3√2 लिखो यहाँ, उसमें आपको बस 3√2 एक अप्रिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और ए व बी इसके दो पूर्णांक, परिमेय अप्रिमेय पूछा तो परिमेय कर दो। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 3√2 कर देंगे, 3√2 बराबर a बटा बी। बस रूट, यहाँ √2 का 2 लिखा, रूट वाली संख्या, और ये 3 कहाँ आ जाएगा, b के बटा में आ जाएगा, a के बटा में 3 भी हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ a बटा 3 भी एक परिमेय संख्या है, a बटा 3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p बटा q रूप में। लेकिन हम जानते हैं कि √2, यहाँ क्या है, √2 एक अप्रिमेय संख्या है, अतः ये परिणाम विरोधाभासी है। अतः 3√2 एक अप्रिमेय संख्या है, 3√2 एक अप्रिमेय संख्या है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 5 माइनस √3, वो कहो ये 5 माइनस √3, सेम का सेम, एकदम बिल्कुल वैसा वैसा ये क्वेश्चन। तो आपको क्या करना, मानना कि 5 माइनस √3 एक अप्रिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ए व बी इसके दो पूर्णांक है, ए व बी इसके दो क्या है, पूर्णांक है। अब आपको यहां संख्या जो दी हुई है 5 माइनस √3 को आपने क्या माना था, अप्रिमेय माना था, प्रीमेय माना था, तो इसको बटा में 1 लिखोगे, ए बटा बी। तो यहां क्या रह जाएगा, माइनस का √3 रहेगा, माइनस का √3, और बटा में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 भी क्या आ जाएगा, बटा में 5 भी। अब आपको क्या करना है, यहां इसका रूट का सिंबल हटाना है, इसका सिंबल हटाना है, इसका सिंबल हटाएंगे, तो इसका सिंबल हटाएंगे, या फिर इसका हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 420 और 130 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से याद करना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपको ये पहला स्टेप होगा 420, तो ये एक भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये तो भाजक, यहाँ भाज्य बड़ी संख्या भाज्य हो जाएगी, और छोटी संख्या और क्या हो जाएगी, भाजक हो जाएगी। तो अब भागफल क्या होगा, तो हमें भाग करके देखना पड़ेगा। तो आपको भाग करके देखोगे तो 3 बार भाग जाएगा, 4 बार जाती है क्या होते हैं, 520 हो जाता है, तो आपको 3 बार भाग जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 30 बचेगा, शेषफल कितना बचेगा। अब नया भाज्य कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 इस संख्या, और भाजक कौन सा हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 का इसमें यदि भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 120 होता है, 30 चौका 120, और शेषफल कितना होगा, 10 हो गया। अब नया भाज्य क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो भाजक है वो नया भाज्य हो जाएगा। अब शेषफल है वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, ये 10 हो गया। देखो 10 का हाँ यदि हम 30 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और शेषफल 0, शेषफल 0 होते ही ये संख्या जो भाजक है वो क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी, एचसीएफ इज इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 196 और 38,220, ये क्वेश्चन काफी बार आया है, इसमें कंफ्यूज भी कर देते हैं, 196 और 38,220। ये क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि इतना बड़ा भाग करते करते वहां टाइम बर्बाद कर दोगे। तो यहाँ 38,220 आप डायरेक्ट पहले स्टेप में 38,220 बाजे लिखा, 196 का भाग दे रहे हो, कितनी बार जाएगा, डायरेक्ट याद रखना 195 बार जाएगा, और शेषफल क्या हो जाएगा, 0, और एक स्टेप में ये आंसर हो जाएगा आपका। एचसीएफ क्या हो गया, 196। यदि शेषफल 0 होते ही जो भाजक होता है वो क्या हो जाता है, आपका एचसीएफ हो जाता है, एचसीएफ बन जाता है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 196। याद रखना, एक एग्जाम में ऐसा भी दे दिया था, 3820 दे दिया था, तब एचसीएफ क्या आया था, अलग आएगा, तो आपको करके देखना पड़ेगा। 38,220 हो तब याद रखना 196 गुणा 195 ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक है कि यदि 5 नंबर क्वेश्चन है, और इसके लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है 408 एचसीएफ, क्वेश्चन पूरा वर्ड प्रॉब्लम आप पूरी रीड करो, 408 और 1032 इनका एचसीएफ किसके इक्वल है, 1032 x माइनस 408 गुणा 5 के बराबर है। तो x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन ये है। तो इसका क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो वही एचसीएफ फाइंड करने का तरीका क्या है, एचसीएफ फाइंड करोगे रफली, ये रफली कर सकते हो, या फिर इसमें भी आप शो कर सकते हो कि हमने एचसीएफ इसका फाइंड किया, 1032 और एंड 408। बड़ी संख्या कौन सी है, यूक्लिड विभाजन से कर रहे हैं, तो 1032 में 408 का भाग देंगे। मैं भाग नहीं सिखाऊंगा क्योंकि भाग आपको आते हैं, मुझे पता है ऑलरेडी। यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 10, तो 10 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार, इसका मतलब इसका भी 2 बार भाग जाएगा, ये हो जाएगा 816। 816 1032 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 216 बचेंगे, कितना बचेगा, 216। अब नया बाजे कौन सा होगा, 408। 408 में किसका भाग देंगे, 216 का भाग देंगे, 216 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार, और शेषफल कितना बचेगा, 192 बचेगा, कितना बचेगा, 192।
अब आपको क्या करना है कि नया भाज्य कौन सा हो जाएगा, 216 हो जाएगा। देखो ये नया भाज्य हो रहा है और सेंसफल कैसे आ रहा है, देखो नई संख्या भाज्य कौन सा बन जाता है, जो सेंसफल है वो भाज्य बन जाता है। 192 का भाग देंगे 216 में, 192 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और सेंसफल क्या बचेगा, 24 बचेगा। तो एच अब नया भाज्य कौन सा हो जाएगा, 192। 192 में किसका भाग देंगे, 24 का, कितनी बार जाएगा, 24 192 और सेंसफल क्या हो जाएगा, 0। तो एचसीएफ क्या हो गया, 24 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया, 24। अब इस क्वेश्चन का आपको एचसीएफ निकालना आ गया है, इसका एचसीएफ निकालना है पहले तो, जो क्या है, 24 है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप वैसे भी आपके यूट्यूब में तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब वीडियो है। एचसीएफ क्या आ गया, 24 आ गया। तो एचसीएफ इनका क्या है, 24। तो आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, पहले एचसीएफ निकालोगे, इसके बाद में ये स्टेप वापस लिखोगे, 24 का 24 और बराबर में क्या है, 1032 एक्स, और ये 408 गुणा 5 क्या हो जाएगा, 2040। अब आपको क्या करना है, संख्याओं को, अचर संख्या का पक्षांतर करेंगे और चर संख्याओं का पक्षांतर करेंगे। यहाँ 1032 का राइट साइड में 1032 एक्स है, पढ़ा रहने दो वैसा वैसा, 1032 का 1032। यहाँ क्या है, देखो कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबरों को एक साइड में रखेंगे, 24 का 24 और प्लस का ये माइनस का, यदि राइट साइड में माइनस है और लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, दाहिने से बाएं की ओर, बाएं से दाहिने की ओर, यदि सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और गुणा का डिवाइड, गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है। तो ये 2040 प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2064, क्या हो जाएगा 2064, और ये क्या हो गया 1032 एक्स। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो ये 1032 क्या हो जाएगा, यहां गुणा में 1032 गुणा एक्स है, 1032 गुणा एक्स है, इसका मतलब ये 1032 इसके भाग में चला जाएगा, 2064 बटा 1032 बराबर एक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें आपको भाग देना नहीं आता, देखो 32 गुणा 64 दो बार हो रहा है, 10 गुना 20, ये कुल मिला के कितनी बार भाग जा रहा है, दो बार जा रहा है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। एक्स की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि पूरा चैप्टर मुझे 50 मिनट में या 40 मिनट में कंप्लीट करना है, 40-50 मिनट में। अब 2.2 में हम क्या पढ़ेंगे, एक आपको बता देता हूं, गुणनखंड वृक्ष आपके आ रहा है, और या फिर आपको ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन देगा कि 120 और 420 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं नॉर्मली। आपको एचसीएफ एलसीएम नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, सर बताइए आप एचसीएफ एलसीएम क्या होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आते हैं। अब रही बात अभाज्य गुणनखंड, जैसे एक तो 38-25 याद रखना, एक तो 38-25 का मैं बता देता हूं, उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड आपको आना चाहिए, और एक 5005 का गुणनखंड वृक्ष आना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है 74-29, इनका ये तो एग्जाम्पल भी दे। 38-25 है, पहले 5005 का करके देखते हैं। 5005 का याद रखना, इनमें सारे अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब अभाज्य संख्या यूज होगी, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग होगा, कभी भी भाज्य संख्या का प्रयोग मत करना। यहां जैसे देखो 2 का भाग नहीं जा रहा, इकाई का अंक क्या है 5 है, 2 का विभाजकता नियम आपको सभी को आते होंगे, जहां इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वहां 2 का भाग जाता है। 3 का कैसे चेक करते हैं, इन अंकों का योग कर लेते हैं, 2 का भाग नहीं जा रहा, इकाई का अंक क्या है 5 है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का कैसे 5 5 10, 3 के बारे में 10 नहीं आते, इसका मतलब इसमें भी 3 का 5, इकाई का 0 और 5 आ जाए, यदि लास्ट वाला अंक 0 और 5 आ जाए, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा, 1001 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1001। 1001 में यदि हम 5 का भाग नहीं जा रहा है, देखो 2 3 5, 2 3 को तो चेक किया, 5 का नहीं जा रहा है, यहाँ इकाई का एक आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 7, अभाज्य संख्या 7 है। 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 143 बार जाएगा। 143 में अब देखो 7 का जाता है कि 7 में 14 बच जाते हैं 3, 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 11 का जाएगा। 11 का कितनी बार जा रहा है, 13 बार जा रहा है, और 13 में 13 का भाग एक बार जाएगा। तो इसका गुणनखंड वृक्ष क्या हो जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया इसका। तो इन संख्याओं को आपको अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, ऐसे ही अब आपको इन संख्याओं को तो पक्का करके देखना है। अब आप लोगों को 2.2 में एक चीज और बता देता हूं, वर्ड प्रॉब्लम के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सोनिया ने इतना मिनट लिया एक सर्कल के चक्कर लगाने में, उसने 18 मिनट लिए, उसने 12 मिनट लिए, तो आपको अधिकतम दोनों ने कितने एक स्थान पे मिलेंगे, तो बताओ अधिकतम कितना टाइम लगेगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे, या फिर न्यूनतम संख्या। जब आपको ऐसे पूछते हैं न्यूनतम संख्या, ये वर्ड आ जाए, एचसीएफ एलसीएम आते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, न्यूनतम संख्या, और उसके बाद में कम से कम,
वहां आपको क्या फाइंड करना है, HCF, मतलब महत्तम समावर्तन। और कोई भी टाइम का कोई भी क्वेश्चन हो ना कि वो पुनः वापस उस स्थान पे कब मिलेंगे, जैसे सोनिया ने एक सर्कल है उसके 12 मिनट लिए, इस सर्कल के 12 मिनट, चक्कर लगाने में 12 मिनट लिए, उसने 18 मिनट लिए, तो बताओ वो दोनों वापस कब मिलेंगे। तो समय का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हमें HCF ही फाइंड करना है, क्योंकि हम मिनिमम टाइम चाहेंगे, कम से कम टाइम में वो ताकि वापस मिले। तो हम ये ऐसा चाहेंगे, दौड़ भी पूरी करेंगे, मिनिमम टाइम में फाइंड करेंगे। तो आपको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान में, क्वेश्चन नंबर 4 है 2.2 का, उसमें 18 मिनट सोनिया, जैसे इसमें दो लड़के या लड़की जो भी है, एक 18 मिनट दे रहा है, एक 12 मिनट, दोनों एक स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में चलते, बताइए कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। इनका हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। उसके बाद में संगोष्ठी वाले क्वेश्चन में देखो न्यूनतम संख्या फाइंड करनी है, इसका मतलब HCF फाइंड करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। एक क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड आ सकता है 2.2 में, तो इतना ही हो सकता है। अब मैं आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का पक्का क्वेश्चन आएगा, जो आपके हर एग्जाम में आ रहा है, उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। उस क्वेश्चन को करने के लिए देखो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये हर एग्जाम में आ चुका है, सिद्ध कीजिए कि √2 अदरवाइज √5 अदरवाइज √3, ये क्वेश्चन तीनों एक जैसे हैं, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अपरिमेय संख्या, इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, अपरिमेय संख्या, इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। एकदम सभी का मेथड एक ही है, तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। मैं एक बार रफ कर देता हूं, √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो अपरिमेय दिया है यहां, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले तो ये देखो, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में, जिसको P/Q मतलब एक ऊपर वाली संख्या, दोनों संख्या P और क्या होगी, Q पूर्णांक होगी, जिसे 3/2, ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। 3 देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, पहले ये देखो, प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्या सारी प्राकृत संख्या होती है, उनको हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे 1 2 3 कोई भी संख्या उसको परिमेय में लिख सकते हैं, क्योंकि बटा में क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो। उसके बाद में पूर्ण संख्या 0 से लेकर, 0 भी शामिल हो जाता है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक जो भी संख्या है वो सारी क्या है, प्राकृत है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण 0 को भी बटा में 1 लिख के आप उसको परिमेय संख्या लिख सकते हो। उसके बाद माइनस की संख्या जितनी भी है, प्लस की संख्या 0 है, ये क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। माइनस प्लस और 0 ये सारी संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांकों को भी आप परिमेय संख्या कह सकते हो। तो परिमेय संख्या होगी वो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखी जाएगी, मतलब P/Q या A/B रूप में लिखी जाएगी। तो क्वेश्चन क्या था, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका विरोधाभास विधि लेंगे। विरोधाभास मतलब इसका उल्टा बोलेंगे। कई बार है ना, उल्टा बोलना बहुत बढ़िया रहता है। जैसे ये बोल रहा है अपरिमेय, तो हम इसको परिमेय सिद्ध करने की कोशिश में लग जाएंगे। परिमेय संख्या है, परिमेय सिद्ध नहीं होगी, इसका मतलब अपरिमेय तो पक्का हो जाएगी है। तो ऐसे कई बार मैंने एक मेरा दोस्त था, तो अचानक वो मजाक में बोला, अरे भाई शादी तूने दारू पीना कब छोड़ा। अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं नहीं पी रहा हूँ, मतलब अटपटा क्वेश्चन है, उसका उल्टा पूछ रहा है। तो वैसे ये है कि हम इसको अपरिमेय बोलेंगे, अपरिमेय को अपरिमेय बोलेंगे तो कोई फायदे वाली बात नहीं है। हम डायरेक्ट इसको परिमेय सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, परिमेय नहीं मिलेगी, इसका मतलब क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। तो इसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो आप लिखोगे हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान ली। और परिमेय संख्या होगी, जैसे √2 परिमेय संख्या है, √2/1, उसको बटा 1 कर सकते हैं, कोई भी संख्या उसको बटा में 1 लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये परिमेय संख्या है, तब मैंने बटा 1 लिखा। परिमेय संख्या होगी तो वो किस रूप में होगी, P/Q रूप या A/B रूप में होगी। A और A/B रूप में। √2 परिमेय संख्या, इसका मतलब A/B रूप की है, जो क्या है, इक्वल है, A/B के इक्वल है, जहां B इज नॉट इक्वल 0। A और B क्या है, यहां ये लिख सकते हो, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, A व B इसके दो पूर्णांक है, जहां B नॉट इक्वल 0, ये बात पूरी लिख सकते हो आप। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, A व B इसके दो पूर्णांक है, ये आप लिख सकते हो, A व B इसके दो पूर्णांक है, जहां Q नॉट इक्वल 0।
अब आपने √2/1 परिमेय संख्या तो a/b में लिखी जाएगी। अब आप इसको कह सकते हो समीकरण 1, तो आप समीकरण 1 कह सकते हो। समीकरण 1 का वर्ग करने पर समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगी 2 जाएगी और ये हो जाएगा a²/b²। अब तिरछा गुणा कर लो तो a² का a² बराबर में क्या हो जाएगा 2b²। कैसे तिरछा गुणा होगा, देखो 2 को 20 से गुणा करेंगे 2b² और दो के बटा में क्या था 1 था ना, इनका √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर करेंगे, केवल संख्या आ जाएगी, रूट हट जाएगा, रूट का सिंबल 2/1, तो ये हो जाएगा a²। a को 1 से गुणा करेंगे a² बराबर 2b²। ये समीकरण बन गया है। अब एक मिनट, इसको आप समीकरण 2 भी कह सकते हो। अब आप यहां लिखिए कि a² 2 से भाज्य, a² 2 से भाज्य, अतः a भी 2 से भाज्य होगा। ये बात मैंने क्यों लिखी, a², कोई भी संख्या मान लो 10, a का मान 10 मान लो, 10 का स्क्वायर 2 से भाज्य है। सपोज दैट 10, a को आपने 10 मान लिया, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 2 से भाज्य, ठीक है, यहां तक ठीक है। उसके बाद में a क्या था 10 था, यदि 100 a² का मतलब क्या है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 2 से भाज्य है, इसका मतलब a कितना है 10, 10 भी 2 से भाज्य। श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 2 से भाज्य है, तो मतलब वो संख्या जैसे फॉर एग्जांपल 10 है, 10 भी 2 से भाज्य होगी। ओके, यहां तक आपने इसका कवर किया। उसके बाद है माना, तीसरे स्टेप में आपको माना a बराबर 2c, आपको क्या लिखना पड़ेगा माना a बराबर 2c, 2 दिया है तो a बराबर 2c, या a का a ले लो। अब ये समीकरण हो जाएगी 3। समीकरण 3 का वर्ग करने पर, समीकरण 3 का वर्ग करने पर, समीकरण 3 का, ये समीकरण 3 है, 3 का वर्ग करेंगे a² और बराबर क्या हो जाएगा 4c², 4c² हो जाएगा। a का वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा c² हो जाएगा, 4c²। अब आपको ये समीकरण a का वैल्यू, यहां देखो a बराबर a का स्क्वायर किया a², 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c²। अब a की वैल्यू कहीं पे भी आपको दिखाई दे रही है, समीकरण 2 में a की वैल्यू क्या है 2b² है, 2b² बराबर 4c²। अब देखो 2 से कट हो रहे दोनों तरफ, ये 2 के पड़े से ये 2 बार, एक बार कट हो गया b² और ये 2c², सेम की सेम ये ऐसी प्रोसेस आ गई, a² बराबर 2b², यहाँ क्या आ गया b² बराबर 2c² आ गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहां लिखा हूं मैं कि b² 2 से भाज्य, अतः b भी 2 से भाज्य होगा। याद रखना परिमेय संख्या होगी उसमें एक व स्वयं के अलावा कोई भी सहभाज्य कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, एक व स्वयं के अलावा। एक जैसे जैसे 3 है, 3 क्या है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या होगा, आपको क्या बोलना है कि a व b में कोई भी, जैसे a और b है, इसमें सपोज दैट a व b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये आपको यहां लिखना था, a व b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहां से देखिए, यहां a व b में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये बात बोली थी, यहां हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 2 आ गया। यहां देखो a² 2 से भाज्य है और b² भी 2 से भाज्य है, तो अतः आपको लिखना होगा यहां 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, √2 क्या होगी, यहां हमने बोला उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और यहां हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तभी वो क्या होगी, परिमेय होगी। लेकिन यहां हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, इसका मतलब क्या होगी, वो अपरिमेय होगी, मतलब परिमेय नहीं हुई। यहां हमें ये लिखना है कि a व b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे √2 है तो √2 और 1 का यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही आ रहा है, 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, जिनको उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टर निकालेंगे
अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब उनका एक कॉमन फैक्टर होगा सहअभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। ये √2 और 1 है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका कॉमन फैक्टर, जिनका HCF 1 होता है। तो इन दोनों का HCF 1 है, इनके अलावा कोई भी इनका गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा इनका कोई गुणनखंड नहीं है। बट इस क्वेश्चन में क्या आ गया, इसको सोल्व करने पे 2 आ गया कि जो भाज्य है a² भी 2 से भाज्य, b² भी 2 से भाज्य, इसका मतलब भाज्य है, इसका मतलब ये a और b का क्या हो गया, एक गुणनखंड हो गया। यहाँ क्या है, a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यहाँ तो ये बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इस दो इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। यहाँ हम बोल रहे ऊपर क्या बोल रहे हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नीचे क्या बोल दिया वापस कि 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। इसका मतलब क्या होगी, बात उल्टी होगी। यहाँ 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है। अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है। विरोधाभास होता है। अतः हमारी कल्पना गलत है, ये लिख सकते हो। अतः √2 एक अप्रिमेय संख्या, हमने प्रीमेय मानी थी, अप्रिमेय संख्या। अब क्वेश्चन क्या करना है, अब देखो √5 आ गया, सपोज दैट √2 की जगह क्या आ गया, √5 आ गया। तो आपको क्या लिखना है, मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 यहाँ क्या लिखेंगे, √5/1। और यहाँ आपको a व b इसके 2 पूर्णांक, ये लाइन पूरी लिखनी है, मैंने पूरी नहीं लिखी। माना √5 एक परिमेय संख्या है, a व b इसके 2 पूर्णांक है, जहां q ≠ 0। और आप ये भी लिख देना कि a व b में, a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये बात लिख। √5/1 परिमेय संख्या होगी, इसको एक ऐसे रूप में लिख सकते हैं, a/b रूप में। तो √5/1 बराबर a/b रूप होगा समीकरण 1। समीकरण 1 का वर्ग करने पे √5 का वर्ग करेंगे 5 आ जाएगा, बट्टा में 1 आ जाएगा, a² बराबर। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ये देखो 1 को गुणा किया a² से, a², और ये क्या हो जाएगा 5b²। a² 5 से भाज्य है, अतः a भी 5 से भाज्य होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ 2c की जगह 5c कर दो। समीकरण 3 का वर्ग करने पे a² का a², 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 25 हो जाता है, 25 से c² हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ देखो a² की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है, 5b² दे रखी है। क्या दे रखी है, 5b²। और यहाँ क्या है, 25c² है। तो 5 के पाड़े से ये c² हो गया, 5 के पाड़े से ये दोनों कट हो गई, तो b² का b², यहाँ क्या आ गया, 5c² हो गया, 5c²। अब b² भी 5 से भाज्य होगा, b² भी 5 से भाज्य होगा, अतः b भी 5 से भाज्य होगा। यहां हमने बोला a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक हो गया, इसका मतलब ये कोप्राइम नंबर हो गए। अतः यहां क्या आ गया, देखो a भी 5 से भाज्य, b भी 5 से भाज्य। यहां बोल रहे a और b में कोई गुणनखंड है ही नहीं उभयनिष्ठ, बट यहां क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो गया। हम बोल रहे थे शुरुआत में कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, पर इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया। अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है, हमारी कल्पना गलत है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि √2 एक हमने प्रीमेय माना था, बट है क्या, अप्रीमेय संख्या। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि √5 की जगह √3 आ गया, √5 की जगह क्या आ गया, √3 आ गया। तो √3 को आप कैसे करोगे, तो आप 5 की जगह 3 लिखते जाओ। ये लो 3, उसमें भी 3 हो जाएगा, उसमें भी 3 हो जाएगा, उसमें भी 3 हो जाएगा, बस चेंज ही तो करना है, बस ये लो 3। और ये देखो 25 की जगह 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। यहाँ 3 और ये हो गया 9। अब 3 के पाड़े से दोनों कट हो जाएंगे, ये देखो 3 का 3, ये b², यहाँ क्या आ जाएगा 3c, बस बात खत्म। b² 3 से भाज्य होगा, अतः b भी 3 से भाज्य होगा। और यहाँ 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि अतः √3 एक अप्रिमेय संख्या है। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और तीनों में से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप पक्का कर लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपकी, जैसे सिद्ध कीजिए √7 एक अप्रिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन तीनों अलग एक ही तरीके से होंगे। जो और क्वेश्चन दे रखे हैं उनका थोड़ा सा मेथड चेंज है, वो मैं अभी करेंगे 2-4 मिनट में, क्योंकि अभी लाइट नहीं है।
हम ऐसे कुछ क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल में भी है और आपकी एक्सरसाइज में भी है, ऐसे क्वेश्चन है जिनको भी करेंगे और उनका एक ही तरीका है। तो आप इन जो संख्या दी गई है उनको लिखो, मानना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय दी है आपको परिमेय लिखनी है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या है तथा ए व बी इसके दो पूर्णांक है, जो मैं पिछले क्वेश्चन में लाइन नहीं लिखी, तथा ए व बी इसके पूर्णांक है, जहां Q नॉट इक्वल 0, Q नॉट इक्वल 0। अब आपको क्या करना है, 7√5 जो संख्या परिमेय दे रखी है उसको आप किस में लिखते हो, a/b रूप में लिख सकते हो, और p/q रूप में या a/b रूप में लिख सकते हो, तभी वो परिमेय संख्या होगी। इसके बटा में आप ऐसे गुणा कर लो। अब आपको क्या करना है, देखो यहां देखो, आपको √5 का पता है, √5 का आपको पता है कि परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें पता है। तो क्यों ना इसका समीकरण का वर्ग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। √5 का 5, a का a, और ये 7, देखो तीसरा गुणा करके देखो, 7b होता है, तो ये क्या हो गया 7b। √5 a/7b, a/7b का मतलब क्या हुआ, √5 को हम a/7b के रूप में लिख रहे हैं, a/b का मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं। यहां इसका ये LHS है, ये RHS बता रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q रूप में आ रही है। बट हम जानते हैं कि √5 क्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं होती। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां क्या हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो इसलिए यदि जॉइंट में 7√5 दे रखी है, 7√5 है, गुणा में यदि कोई संख्या परिमेय संख्या के कोई भी संख्या से गुणा कर दो, परिमेय संख्या को कोई भी संख्या से गुणा कर दो, ऐड कर दो, कुछ भी कर दो, वो क्या रहेगी, अपरिमेय ही रहेगी। तो आप क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि यहां a/7b एक परिमेय संख्या है। क्यों है भी a/7b परिमेय संख्या, क्योंकि p/q रूप में, क्योंकि a/b कह सकते हो या फिर आप p/q रूप में, p/q रूप में होती है, वो क्या होती है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहां a/7b ये RHS है, वो दाहिना भाग है, वो क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q रूप में है। तो इसका मतलब इसके इक्वल वाला भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो यहां ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं √5 को हम ये प्रूव कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये परिमेय है, तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि ये अपरिमेय है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 7√5 क्या हो जाएगी। इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो गया है। यहाँ दोनों बातें सही नहीं है, दोनों बातें सही नहीं है। ये बात कह रहे हैं तो ये गलत हो रही है, ये कह रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन इसको तो हम प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये भी क्या हो गई, a/b रूप में लिखा जा रहा है, बट ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। 7√5 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। 7√5 क्या होगी, ठीक है, हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, और अतः ये परिणाम विरोधाभासी है। अतः ये तथ्य गलत है, ये परिणाम विरोधाभासी है, विरोध हो रहा है, दोनों तरफ विरोधाभासी है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या। अब 7√5, उसके बाद में 3√2, फिर से लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है विजिबल हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है। 3√2, तो 3√2 में कैसे करेंगे, 3√2 लिखो यहाँ, उसमें आपको बस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, और a व b इसके दो पूर्णांक, परिमेय अपरिमेय पूछा तो परिमेय कर दो। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 3√2 कर देंगे, 3√2 बराबर a/b। बस
यहाँ √2 का 2 लिखा रूट वाली संख्या, और ये 3 कहाँ आ जाएगा, b के बटा में आ जाएगा, a के बटा में 3 भी हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ a बटा 3 भी एक परिमेय संख्या है, a बटा 3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये b बटा q रूप में। लेकिन हम जानते हैं कि √2 यहाँ क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये परिणाम विरोधाभासी है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था 5 माइनस, माना कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, माना कि इसी फॉर्मेट में इसको करेंगे, माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय दे रखा है तो आपको अपरिमेय का उल्टा मानना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगी तो इसके दो पूर्णांक होंगे, जहां q नॉट इक्वल 0 या b नॉट इक्वल 0 लिखना पड़ेगा। तो आपको परिमेय संख्या लिखनी है, तो परिमेय संख्या के रूप में a बटा b है। ये 5 माइनस √3 क्या है, परिमेय संख्या के रूप में, तो a बटा b के रूप में हो जाएगा, और 5 माइनस √3 हो जाएगा, 5 माइनस √3 हो जाएगा। अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 माइनस √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बटा b के रूप में। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको ये तो पता है कि ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 2.3 का। अब इसमें आपको पता है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये पता है आपको, आपने प्रूव किया था। तो आपको क्या करना है, 5 माइनस a बटा b, देखो पक्षांतरण कर रहा हूं मैं, a बटा b का यहाँ प्लस है, ये देखो प्लस का सिंबल, इसका मतलब यहाँ आप राइट से लेफ्ट की ओर लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5 का 5 और माइनस का a बटा b हो जाएगा, और माइनस √3, ये देखो इसका प्रक्षांतरण करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस √3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लघुत्तम क्या आ रहा है, b आ रहा है, और यहाँ बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब 5 को b से सीधा गुना हो जाएगा, 5b, और माइनस b को b से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक को a से गुना करेंगे तो a आ जाएगा, बराबर √3 हो जाएगा। तो यहाँ देखो a बटा b फॉर्म मतलब p बटा q रूप हो गया, तो यहाँ लिखोगे 5b माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या है। ये देखो RHS, ये LHS है, LHS वाली संख्या क्या आ रही है, p बटा q रूप में आ रही है या a बटा b रूप में आ रही है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, परिमेय संख्या बोल रहे हैं, क्योंकि p बटा q रूप की है। लेकिन हम जानते हैं कि √3 जो RHS में दे रखा है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं। ये तो हमने बोला कि ये परिमेय संख्या है क्योंकि p बटा q रूप की है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो RHS में दे रखी है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः ये परिणाम क्या हो गया, विरोधाभासी हो गया। अतः दी गई संख्या 5 माइनस √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में देखो ये फॉर्मेट रहेगा, आपको कुछ फॉर्मेट चेंज ही नहीं करना है, बस इतना ही चेंज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 माइनस √3 हो गया 6 प्लस √2। आपको मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी परिमेय संख्या के साथ हम कोई भी संख्या जोड़ देंगे, घटा देंगे, गुणा कर देंगे तो भी वो क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगी। क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी। कोई भी अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √5, इनके साथ कोई भी माइनस प्लस गुणा कुछ भी संख्या आ जाए वो क्या रहेगी, अपरिमेय ही रहेगी। तो 6 प्लस √3, 6 प्लस √2 दे रखा है कि एक परिमेय संख्या है, माना कि ये एक परिमेय संख्या मान लिया। इसका आपको क्वेश्चन क्या दिया, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो आपको क्या मानना है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, a और b इसके दो पूर्णांक है, सेम, b इज नॉट इक्वल 0। तो आपको क्या लिखना है, a बटा b, सॉरी दी गई संख्या 6 प्लस √2 लिखनी है, ठीक है। और बराबर में क्या है, ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब a बटा b रूप में लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, 6 का 6, अब आप √2 को लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेके जाना है, ताकि अकेला आप राइट साइड में अकेला दिखेगा तो आप बताओ कि √2 के एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, a बटा b का क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण करना पड़ेगा। अदरवाइज आप √2 को, यहाँ देखो √2 का √2 पड़ा है, और a बटा b और 6 का पक्षांतरण करेंगे तो -6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं। √2 का √2, और यहाँ देखो मैं छोटा लिख देता हूँ उसको थोड़ा, b, और ये हो गया a बटा b -6। अब लघुत्तम क्या आ रहा है, b आ रहा है, लघुत्तम क्या आ रहा है, b का b में भाग देंगे, एक बार a को 1 से गुणा करेंगे a हो जाएगा, और b देखो यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो 6 को सीधा गुणा हो जाएगा 6b। तो ये देखो RHS में देखो a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या है क्योंकि p बटा q रूप की है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अतः परिणाम विरोधाभासी है। अतः दी गई संख्या क्या थी, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो
बस आपको क्या मल्टीप्लाई में दे रखा है तो वो क्या चला जाएगा नेक्स्ट में, जैसे राइट साइड में ए बटा बी के क्या हो जाएगा गुणा में भाग में चला जाएगा। जैसे 6√2 होता तो आप इसको ए बटा बी लिखते, और ये 2 है, √2 का √2 रहता और 6 कहां चला जाता, बी के ए के नीचे चला जाता, 6b हो जाता। और प्लस में दे रखा है तो ये 6 माइनस हो जाएगा, और माइनस दे रखा है तो प्लस हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हर बार 1 नंबर में आता है, हर बार 1 नंबर में आता है। वो क्वेश्चन क्या है, शांत आवर्ती व अशांत आवर्ती। आज आपका सेकंड चैप्टर क्लियर होने जा रहा है। कोई भी आपके डाउट्स है वो मुझे व्हाट्सएप में कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हो, उसमें आपको कमेंट में आपको मैं लिख दूंगा, जो नीचे है उसमें टैग में लिख दूंगा। एक क्वेश्चन आता है, बिना भाग किए, बिना विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताइए कि दी गई संख्या शांत व अशांत आवर्ती है। शांत, शांत का मतलब होता है एक फिक्स टाइम तक भाग जाने के बाद में सेंसिबल 0 हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि एक फिक्स टाइम तक भाग जाने के बाद में वो शांत नहीं होती, आगे भी भाग जाता है। इसमें ज्यादा मैं आपको शांत अशांत के बारे में ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अपने को क्वेश्चन कैसे करने हैं, शॉर्ट टाइम है अपने पास, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बता देता हूं। पहले तो ये देखो 0.375, ये एक शांत संख्या है, ये क्या है, शांत संख्या है, क्योंकि ये देखो शांत प्रकृति है इनकी। तो पॉइंट एक फिक्स पॉइंट के बाद में फिक्स डिजिट है, उसके बाद में आगे नहीं चल रहा है। और मैं यदि ये कर देता हूं, इसका मतलब क्या हो गई, ये अशांत हो गई, अशांत हो गई। अब एक मिनट सोचो, इनको यदि ऐसा आ गया तो इसको ये दशमलव में, इसको यदि मैं ऐसा लिखना चाहूं कि भिन्न में लिखना चाहूं या परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहूं, तो किसके रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या मतलब p बटा q रूप। तो ये देखो पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3, 3 पॉइंट बाद में, तीन डिजिट बाद में पॉइंट आती है, हो गया 1000। और यदि ये पॉइंट यहां होता तो ये क्या हो जाता, देखो कितने डिजिट बाद में पॉइंट है, 2, ये हो गया 375/100। ये पॉइंट यहां हो जाता, इसका मतलब 375/10 हो जाता। तो p बटा q रूप होगी, ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, और शांत संख्या है। बट्टा में क्या आता है, देखो शांत संख्या होता है उसके बट्टा में 10 आता है, या फिर 100 होता है, या फिर 1000 होता है। कहने का मतलब या तो 10 होगा, या 1000 होगा, या 100 होगा, ये संख्या होगी, 0 के रूप में फॉर्म होगी। अब 10 का गुणनखंड क्या होता है, याद रखना, 10 का गुणनखंड होता है 2 गुना 5। 100 का गुणनखंड क्या हो जाता है, 20 गुना 50 हो गया, मान लो। अब 20 का भी कर देंगे 50, लेकिन आप 10 पे लेके चलो। 10 किसका, 100 भी 10 का क्या होता है, मल्टीपल होता है, गुणा होता है, गुणज होता है। अब देखो 2 गुना 5, इसका मतलब जैसे 100 है तो 100 का क्या हो जाएगा, 2 50 25 5 5, इसका मतलब 100 का क्या हो जाएगा, 2 की घात कितनी है, 2, और 5 की घात कितनी है, 2। इसका कहने का मतलब जो संख्या शांत होगी तो उसका हर क्या होगा, बट्टा वाली संख्या क्या होगी, या तो 10 होगी या 100 होगी। इसका मतलब 2 की घात, यहाँ 2 आ रही है, हो सकता है 1000 हो तो आपको मतलब 1000 से ज्यादा हो तो 2 की घात n और 5 की घात m रूप। कौन सा रूप हो जाएगा, 2 गुना 5 का रूप हो जाएगा, 2 गुना 5 का रूप हो जाएगा, वो संख्या शांत हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगी, अशांत होगी। जैसे हम चलते हैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट एंड स्वीट में कैसे करेंगे, चलो एग्जांपल की। एक क्वेश्चन है जो बार बार आया है, हमेशा है, वो क्वेश्चन आपको जैसे 3/8 है, ये संख्या शांत है क्या, एक तो ये क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में 13/3125, ये संख्या शांत है क्या, यह अशांत आवर्ती है क्या। और उसके बाद में 13/3125 है, वहां 13/125 भी देता है, कई बार 625 भी दे देता है, कई बार कुछ अलग दे देता है। उसके बाद में चौथा, इसमें जैसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं 17/8, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मोस्टली उनको कर लेते हैं। उसके बाद में पांचवा 29/343, ये संख्या शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती। अब ध्यान से देखो 3/8, पहले 3/8 लिखो, जो संख्या दी गई है उनको लिखो 3/8। ऊपर वाली संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, इसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। नीचे वाली संख्या क्या है, 8, 8 का गुणनखंड हो सकता है। 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 का गुणनखंड ये होता है 2 गुना 2 गुना 2। 2 कितनी बार है, 3 बार। 2 की घात कितनी है, 3। अब यदि 2 सिंगल केवल 2 आ जाता है या फिर केवल 5 आ जाता है, तो 5 आ जाएगा तो हम 2 की घात 0 कर देंगे, और 2 आ जाएगा तब हम 5 की घात 0 कर देंगे, क्योंकि हमें शांत बनाने के लिए कौन सा रूप चाहिए, 2 की घात m गुना 5 की घात n रूप।
शायद यही होगा, 2 की घात n गुणा 5 की घात 2 की घात m, हाँ गुणा 5 की घात n रूप। तो 2 की घात m, तो m की जगह मतलब क्या, कोई ना कोई संख्या होगी, तो m का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। और 5 की घात 0 कर लो, या कोई संख्या नहीं है, 5 की घात कोई भी संख्या की घात 0 होगी, इसका मतलब क्या हो गया 1। इस 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 8, 8 को 1 से गुणा करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब 5 की घात 0। ये कौन सा रूप हो गया, ये रूप हो गया 2 की घात m गुणा 5 की घात n। n का मतलब संख्या कोई भी हो सकती है, घात 0 से लेकर अनंत तक की हो सकती है। तो इसका मतलब ये संख्या शांत है, ये संख्या शांत है, ये संख्या शांत है। और क्योंकि शांत है, क्योंकि यह 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप की है। बस इतनी सी बात लिखनी है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 17/8 है, 17/8 है, ये लो 17 एक क्या है, अप्रिमेय संख्या है, और 8 का अभाज्य गुणन में क्या होता है, 2 की घात 3 और 5 की घात 0 कर लोगे, ये आपकी क्या होगी 17 ये संख्या, यह 17/8 संख्या क्या है, शांत आवृत्ति है, क्योंकि ये 2 की घात m गुणा 5 की घात m रूप का है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ये मैं यहां से कुछ रफ नहीं कर रहा हूं। अब ये तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब सपोज दैट 13/31/25, 13/31/25 अभाज्य गुणनखंड आपको आते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कर चुके हैं अभाज्य गुणनखंड। अब 13 क्या है, अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंड नहीं होता। अब आपको क्या करना है, 25 याद रखना, यदि इकाई का अंक 5 हो या 0 तो वो संख्या ऑटोमेटिकली क्या होगी, शांत होगी। यदि इकाई का अंक 5 और इकाई का अंक 0 हो तो ऑटोमेटिकली वो संख्या शांत होगी। आप उसका गुणनखंड करोगे तो आ जाएगा। जैसे हाँ 25 आ रहा है, लास्ट में इकाई और दशकांक 25 आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या शांत होगी। इकाई का अंक 5 नहीं, इकाई और दशकांक, ये देखो। अब 31/25 में यदि 2 का भाग जा रहा नहीं है, कोई इकाई का अंक 5 है, 3 का देखते हैं, 3 1 4 4 2 6 6 5 11, 3 के पहाड़े में 11 नहीं आती, इसका मतलब 5 से जाएगा। ये 625 बार, 625, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा 125 बार, 125 में 5 का भाग जाएगा केवल 25 बार, और 25 में 5 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग कितनी बार आ गया, 5 की घात 5। यहाँ कितना है, 5 की घात 5। सिंगल 5 आ रहा है, इसका मतलब 2 की घात क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। ये संख्या शांत है। 13/31/25 ये संख्या शांत है, क्योंकि 2 की घात m, 2 की घात m, 2 की घात 0, इसको मतलब m का मान क्या हो गया 0, और 2 की गुणा 5 की घात n, n का मतलब क्या है 5, तो 5 की घात n रूप की है, अतः ये संख्या क्या होगी, शांत होगी। जैसे इस क्वेश्चन को कई बार घुमा घुमा के दिए, 125 दे दिया, सपोज एक बार दे दिया आपको 625, 13/625, ऊपर कोई भी अभाज्य संख्या दे देंगे 625, तो 625 यहां से देखो कितना हो गया, 1 2 3 4, तो 5 की घात कितनी होगी 4। यदि लास्ट में 25 है, इसका मतलब संख्या शांत है। यदि 25 है या 0 लिखा हुआ है या फिर 100 लिखा हुआ है, डबल 0 या 0 आ जाता है या फिर डबल 0 आ जाता है या फिर 25 आ जाता है, ये इसका मतलब संख्या शांत है। डायरेक्ट लिख सकते हो ये संख्या इस रूप की है। तो 5 की घात 4 गुणा 2 की घात, यहाँ कितने है, 5 की घात 4 गुणा 2 की घात 0, ये संख्या शांत है। अब जैसे 125 दे रखा है, तो 125 में गुणनखंड करोगे तो 5 की घात कितनी आ जाएगी 3, 5 की घात 3 और 2 की घात 0, ये संख्या शांत है। 13/125 ये संख्या शांत है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29/343। याद रखना, आपको अभाज्य संख्याओं का तो पता होना चाहिए। 29 एक अभाज्य, मोस्टली आपको ऊपर अभाज्य संख्या देंगे 29, और 343, 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हो तो आपको पता होना चाहिए 3 का भाग जाता है कि देखते हैं पहले, 2 का नहीं जा रहा है, 3 4 7 7 है, 3 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब नेक्स्ट 5 से भी नहीं जा रहा है, 7, तो 49 बार, 49 में 7 का 7 बार, और ये हो गया 7, तो यहाँ 7 की घात 3 आ रही है। इसके साथ 2 की घात 0 कर दो, 5 की घात 0 कर दो, कुछ भी कर दो, क्योंकि आपको यदि 2 सिंगल आता है तो आप 5 की घात 0 कर सकते हो, सिंगल 5 आता है तो भी आप क्या कह सकते हो, उसको शांत कह सकते हो। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी विषम संख्या आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, ये संख्या शांत नहीं है, अशांत है, क्योंकि ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप की नहीं है। ये संख्या या 29/343 अशांत आवृत्ति है। 29/343 अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, क्योंकि
क्योंकि ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप की नहीं है। और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको कंफ्यूज डाल सकता है। जैसे मान लो एक 35/50। मैंने पहले ही बोल दिया था यदि इकाई का अंक 0 आ जाता है या फिर इकाई और लास्ट के 2 डिजिट 25 आ जाते हैं, जैसे 25 लिखा हो 2 और 5 आ जाते हैं, इसका मतलब वो संख्या शांत। हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये संख्या शांत होगी। अब 35/50 है तो 7 गुणा 5 होता है क्या बाजे गुण, और 25 इसका क्या होता है 2 गुणा 5 गुणा 5, ये होता है। 5 से 5 कट हो रहा है, ये देखो ऊपर कुछ भी आ रहा है कोई इश्यू नहीं है, वो 7 एक अभाज्य संख्या। अब ये क्या हो गया 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 का मतलब 10। 10 का कोई संख्या में भाग देंगे तो एग्जैक्टली एक डिजिट बाद में पॉइंट लग जाएगा, वो संख्या क्या 0.7 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 0.7 हो गया। यहाँ 2 और 5 का रूप आ रहा है, ये संख्या शांत है, ये संख्या शांत है क्योंकि 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप की है। ओके, एक क्वेश्चन जैसे 6/15 आ गया, 6/15 इसका कैसे करेंगे। ऊपर 6 दे रखा है, ये संख्या अशांत है या अशांत आवृत्ति है या फिर शांत है, तो इसका क्या करेंगे 2 गुणा 3 हो सकता है और नीचे क्या हो सकता है 3 गुणा 5। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, नीचे क्या बचा 2/5। ऊपर वाली संख्या में ध्यान नहीं देना है, 5 की घात क्या आ गई 1 आ गई, लेकिन आपके सिंगल 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है 2 की घात 0। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी 2 की घात 0 और 5 की घात 1, इसका मतलब ये संख्या शांत होगी। 2 की घात 5 गुणा 5 की घात n रूप की है, ये संख्या शांत होगी। कैसा भी क्वेश्चन आए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, यदि लास्ट में इकाई का अंक 5 आ जाए, इकाई का अंक या तो 25 लिखा हुआ है, इकाई और दहाई का अंक 25 लिखा हुआ है, इसका मतलब संख्या शांत है। 5 लिखा हुआ है तो भी संख्या शांत है। यदि इकाई का अंक 0 लिखा हुआ है इसका मतलब तो भी शांत है। यदि 00 आ गया लास्ट में, नीचे वाली हर की संख्या में 00 आ गया या फिर 0 आ गया, 000 आ गया। और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, वेट 17 मोस्टली आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं। एक तो डायरेक्ट ही आपको दे रखा है ये संख्या शांत है क्या, 23/5 की घात 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, ये संख्या आप डायरेक्ट कह सकते हो ये संख्या शांत है क्योंकि 2 की घात n गुणा 5 की घात n रूप की है। बस जैसे 625 है, 625 का 5 की घात क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और 3125 है, इसका मतलब 5 की घात 5 हो जाएगी। उसका अभाज्य गुणनखंड 3125 625 625 125 इनका करके रखना आपको, वो संख्या शांत होगी। 125 दे दे तो भी संख्या शांत होगी, 25 दे दे तो भी संख्या शांत होगी, 125 दे दे तो भी होगी, 625 होगी तो भी संख्या शांत होगी। तो बट्टा में आपको 3125 मिल सकता है, 125 मिल सकता है, 625 मिल सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है 7/80, आप डायरेक्ट इकाई का अंक देखा आपने, क्या इकाई का अंक 0 है तो आप संख्या शांत बोलोगे डायरेक्ट। 7 का 7 अभाज्य गुणनखंड आता है। मान लो बहुत सारे बच्चों को अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है, आपको पता है कि यार संख्या है शांत, और शांत सर ने ऐसे बताई थी कि इकाई का अंक देख के बता दो, तो आप डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड मत करना। डायरेक्ट यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लिखो ये संख्या शांत है। आपको पता चले इकाई का अंक 0 है, यह संख्या शांत है क्योंकि 2 की घात n गुणा 5 की घात n रूप का है। मान लो आपको नंबर नहीं मिल रहे हैं लेकिन आपको पता चल गया ये संख्या शांत है, मान लो आधा नंबर तो जरूर देगा अगला। इसको करना क्या है, जैसे 80 का गुणनखंड क्या होगा, 80 का गुणनखंड ऐसे होगा, अभाज्य 2 का भाग दिया 40, 2 का भाग दिया 20, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, 5 में 5, 2 कितनी बार है 4 बार, 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1 बार है। तो ये संख्या क्या होगी शांत होगी क्योंकि 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1, 2 की घात n गुणा 5 की घात m रूप का है, 2 की घात m। ठीक, ओके। नेक्स्ट जैसे 1 टाइम 0 आ जाए, जैसे 49/49/500, तो 49 एक अभाज्य संख्या, 7 गुणा 7 हो गया इसका, 7 क्या है एक अभाज्य संख्या है। 500 का क्या हो जाएगा, 500 का सीधे सवाल रही, आप करके देख लो, ये लो 500, 2 का भाग दिया 250, 2 का भाग दिया 125, और 125 में कितने होते हैं 5 कितनी बार आते हैं, 5 गुणा 5 3 बार आते हैं, ये तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो 2 कितनी बार आया 2 बार, और 5 कितनी बार आया 3, तो ये कौन सा रूप बन गया 2 की घात n गुणा 5 की घात m रूप बन गया। तो ये संख्या क्या होगी शांत होगी। 00 से भी आपको पता चल रहा है ये संख्या शांत है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। यदि कोई भी प्रक्रिया, जैसे इस क्वेश्चन का नाम क्या है, लंबी विभाजन विधि के बिना बताए निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, तो आपको शांत और अशांत आवृत्ति का पता चल गया होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप लोग इस वीडियो से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा
अपने जो स्टडी है उसमें फ़ायदा करोगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के बच्चों को इसको फॉरवर्ड करो। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर है आपका 3rd चैप्टर, उसका लेके आ रहा हूँ और बहुत एक अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। 28 दिन बचे आपके एग्जाम के और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।